हेलो डियर स्टूडेंट, आज आप लोग क्लास 12th का फिजिक्स का एनसीईआरटी बुक फिजिक्स क्लास 12th का चैप्टर 1 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके आप कुछ एनसीईआरटी अच्छे न्यूमेरिकल बेसिक न्यूमेरिकल देखेंगे। स्टार्टिंग से मैं सीरियल वाइज न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको, ठीक, जो कि बोर्ड पेपर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डियर स्टूडेंट, कापी पेन उठा लें और सामने बैठ जाएं। स्टार्ट करते हैं। ठीक, कापी पेन अपने सामने रखें। चलिए डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट। एक्सरसाइज में आप जाएंगे एनसीईआरटी। आप देखें ये न्यूमेरिकल आपको मिलेगा, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्जेस sphere having 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb are placed at 30 सेंटीमीटर अपार्ट। यही क्वेश्चन आपका है डियर फ्रेंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, बात करें सॉल्यूशन की, आप तो जान ही रहे हैं इस न्यूमेरिकल को, एक्सरसाइज को वही स्टूडेंट पढ़ेंगे जिनका टॉपिक पहले से कवर हो चुका है। अदरवाइज बिना टॉपिक थ्योरी पढ़े आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आपको जाहिर सी बात है बुरा तो लगेगा। ठीक, तो चलिए चलते हैं। मैं फार्मूला यहाँ लिखूंगा, आपको समझाऊंगा। आप लोगों ने डियर स्टूडेंट पढ़ा है कि अगर मेरे पास दो चार्ज है, एक Q1 और एक Q2। मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज उस वाले पॉजिटिव चार्ज पे क्या लगाएगा? प्लस प्लस में क्या होता है? रिपल्सन होता है ना। तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज जो है इस वाले पॉजिटिव चार्ज को बुलाएगा? नहीं, ये वाला पॉजिटिव चार्ज उससे कहेगा जाओ हटो। इसका मतलब ये वाला चाहेगा वो दूर चला जाए। इस फोर्स को नेम मैंने दे दिया F2। ठीक, और ये वाला भी तो पॉजिटिव है तो इस पे भी फोर्स लगाएगा। ये वाला चार्ज कहेगा इससे तुम हटो, इसका नेम मैंने दे दिया F1। आपको पता है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो F1 है और यहाँ पे जो F2 है, ये दोनों ही फोर्स वैल्यू की मैं बात करूं तो ईच अदर इक्वल होते हैं। अगर मैं मैग्नीट्यूड वैल्यू की मैं बात करूं तो दोनों ईच अदर इक्वल होते हैं, F1 इज इक्वल टू F2। बट डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं वेक्टर F1 और वेक्टर F2 में, डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। देखिए ये इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, तो दोनों की अगर हम बात करें वेक्टर F1 इज इक्वल टू वेक्टर F2, तो आप अगर ये लिखते हैं तो गलत है, क्योंकि वेक्टर F1 वेक्टर F2 लिखने में डायरेक्शन भी तो शामिल है। देखो वेक्टर आपने लगाया है, ये देखो, और वेक्टर क्या दोनों का एक जैसा है? क्या दोनों का डायरेक्शन एक जैसा? नहीं, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है। तो डायरेक्शन में दोनों अगर अपोजिट है तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग ये लिखेंगे वेक्टर F1 इज इक्वल टू माइनस वेक्टर F2। ये डायरेक्शन के वाइज लिखेंगे। वेक्टर लगा देने से होता है ये है कि आपको डायरेक्शन पे भी ध्यान देना होता है। अभी आप अगर वेक्टर ना लगाते, खाली अगर F1 इज इक्वल टू F2 लिखते तब तो सही था, क्योंकि अगर आप ऐसे लिखते हैं जिसका मतलब दोनों की वैल्यू की आप बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात आप नहीं कर रहे हैं। इसमें डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस नहीं है, इसमें खाली वैल्यू। ये अगर ये वाला इसको इस पे अगर 5 न्यूटन का फोर्स लगाता है तो ये वाला चार्ज इस पे 5 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगा, मतलब ये वाला पार्ट सही है, ये भी सही है, बट डायरेक्शन को ध्यान में देखेंगे तो माइनस लगाना पड़ेगा। अब आते हैं, अगर आपसे कोई ये पूछ ले डियर स्टूडेंट
कि इस फोर्स की वैल्यू कितनी है। मतलब अगर आपसे कोई पूछ ले F1 का आंसर बताइए, तो आप यही फार्मूला यूज करेंगे Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू आप रख देंगे 9 × 10⁹। आपने पढ़ रखा है पहले से, Q1 की वैल्यू आप जाने रहे हैं। इसमें दो चार्ज है, देखो एक इतना कूलम, कूलम किसका यूनिट होता है, चार्ज का यूनिट होता है ना, तो यूनिट से तो कम से कम पहचान लिया करो, ये चार्ज दिया है। तो Q1 की वैल्यू कितनी हो गई 2 × 10⁻⁷। Q2 की वैल्यू कितनी हो गई 3 × 10⁻⁷ हो गई। डिस्टेंस कितना हो गया डियर स्टूडेंट, डिस्टेंस देखो 30 सेंटीमीटर अपार्ट बोला है। देखो आपको फोर्स बताना बिटवीन टू स्मॉल चार्जेस स्फीयर, मतलब मेरे पास दो स्फीयर है, मेटल के बने हैं, मान लो ये मेटल के बने हैं, ठीक। एक पे चार्ज Q1 है और एक पे चार्ज Q2 है। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन, आपको दोनों के बीच फोर्स बताना है। टू स्मॉल चार्जेस स्फीयर, ये चार्ज की जो वैल्यू दे रहा है ये बहुत कम है। आप सोचो 2 × 10 नेगेटिव पावर है, बहुत कम वैल्यू होती है ये, तो चार्ज की वैल्यू बहुत कम है। और ये स्फीयर तो है ही, और स्मॉल तो छोटे छोटे तो है ही। अच्छा, अब इनको आर प्लेस्ड कितने पे रखा गया 30 सेंटीमीटर, मतलब इनके बीच का गैप 30 सेंटीमीटर। कभी भी न्यूमेरिकल को सेंटीमीटर में नहीं लगाना चाहिए, मीटर में लगाना चाहिए। 30 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा 0.3 मीटर, 100 से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ फार्मूले में आर के प्लेस पे आप 0.3 मीटर रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। बहुत आसान है, आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। 9 पावर है, यहाँ -7 है, तो आप जानते हैं -2 आ जाएगा, +2। अभी 10 की पावर -7 और है, और इंटू 2 भी है, इंटू 3 भी है। 2 × 3 डायरेक्ट 6 कर लेते हैं, और उसके बाद इसमें डिवाइड आपको करना है कितने से, 0.3 का स्क्वायर मतलब 0.09। अब स्क्वायर करना आता है ना आपको। जब आप इसको सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट, तो टाइम को ना लॉस करते हो, मुझे आशा है कि आप कर लेंगे। इसका आंसर आप नोट करें, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू रखें, तो इसका आंसर जो आएगा, यहाँ प्लेस नहीं इसलिए मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूं कि कर दूं, ये देखो +2 है -7 है, तो कितना आ जाएगा 9, यानी रहे हैं -5, और ये 9 × 6 कितना होता है 54, और डिवाइड बाई 0.09। अब आप क्या करेंगे, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100 से करेंगे तो ऊपर 10 की पावर 2 से, नीचे भी जब आप करेंगे इसमें 10 की पावर 2 से, तो ये 100 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 हो जाएगा, और 100 ऊपर है 100। अब ये देखो आगे आंसर कितना है 6 × 10⁻³ इतना न्यूटन। नोट करें काफी में जल्दी से डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, चेक करें क्वेश्चन। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन, नहीं, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर of charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge -0.8 microcoulomb is 0.2 न्यूटन। फर्स्ट पार्ट पूछा है डियर स्टूडेंट, व्हाट इज द
व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। वहीं सेकेंड पार्ट की बात करें, व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट। नोट करें क्वेश्चन जल्दी से भैया। देखिए डियर स्टूडेंट, क्या है यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन से फोर्स होते हैं। जैसे मैं आपसे ये कह दूं, मेरे पास एक स्फीयर मेटल का बना हुआ है, ठीक, यहां भी एक स्फीयर मेटल का बना हुआ है, मान लो कॉपर के दोनों बने हैं। इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज प्लस Q1 दे दिया, इसको भी मैंने पॉजिटिव चार्ज प्लस Q2 दे दिया, ठीक। अब दोनों प्लस प्लस हैं, ठीक। अगर ये मान लो माइनस में दे दूं, तो ये बताओ ये वाला पॉजिटिव जो है इस वाले माइनस को बुलाएगा पास में, अट्रैक्ट करेगा, ठीक, बुलाएगा भाई अपनी तरफ। और ये वाला माइनस और प्लस, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, दोनों अपोजिट है ना, अपोजिट चार्जेस के बीच अट्रैक्शन होता है, याद कर लो। अगर ये प्लस है तो माइनस को बुलाएगा, तो क्या माइनस वाला प्लस को नहीं बुलाएगा? बिल्कुल बुलाएगा। तो ये वाला माइनस जो इस प्लस को कहेगा आओ ये अपनी तरफ, ठीक। मान लो इस फोर्स को मैं F1 दे देता हूं, इस फोर्स को F2। यही जो फोर्स है इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इसलिए क्योंकि आपने यहाँ प्लस माइनस का यूज किया तो इलेक्ट्रो, और यहाँ पे स्फीयर जो है एक जगह फिक्स है, रेस्ट में है ना, रेस्ट में है ना, रेस्ट के लिए स्टैटिक वर्ड यूज होता है, ठीक। फोर्स तो लग ही रहा है। देखो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहा है, मान लीजिए यहाँ पे एक स्मॉल स्फीयर है, इस पे मान लीजिए चार्ज में कितना ले लेता हूँ 0.4। मान लो Q1 की वैल्यू कितनी दी है, कूलाम से पता लगता है कि ये Q1 की वैल्यू दी है 0.4 माइक्रो कूलाम। डियर, माइक्रो को हटा दिया जाता है, याद कर लो। कहीं भी माइक्रो यू जैसा अगर सिंबल आ गया ऐसे, इसको तुरंत हटा दिया करो। 1 माइक्रो को लिख सकते हो 10⁻⁻⁶, याद रहे। अगर कोई आपसे कहते 1 माइक्रोमीटर में कितने मीटर होते हैं, समझ में आया कि नहीं? 1 माइक्रोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो उसको आंसर दो 10⁻⁻6 मीटर। ये स्केल याद कर लो, काम लगता है। अब बताओ Q1 की वैल्यू 10⁻6 कूलम, ऐसे Q2 की वैल्यू बताओ कितनी है, -0.8 × 10⁻6 कूलम, क्योंकि यहाँ भी माइक्रो है। अच्छा, बोल रहा है कि the electrostatic force on a small sphere of charge 0.4 × 10⁻6 कूलम due to another sphere, a small sphere। मतलब बता रहा है कि इस जो मेटल स्फीयर है छोटा वाला जिसपे कि इतना चार्ज है, इस पर इसके ड्यू टू ये वाला, इस पे फोर्स लगा रहा है ना, ये वाला बुला रहा है ना पास में, ये वाला मेटल स्फीयर इसको बुला रहा है ना पास में, तो ये वाला मेटल स्फीयर इस पे कितना फोर्स लगा रहा है वही वो दे रहा है। देखो कह रहा है the force on a small sphere of charge इतना due to another sphere, मतलब इस स्फीयर के ड्यू जिसपे की चार्ज कितना है, इतना इस 0.2 न्यूटन। इसका मतलब इन दोनों के बीच का फोर्स दे दिया 0.2 न्यूटन। मैंने अभी आपको एक चीज बताया था डियर स्टूडेंट, क्या बताया था कि जो F1 की वैल्यू होगी वही F2 की वैल्यू होगी। तो बात चाहे किसी एक से करें आप, अगर मैं F1 की वैल्यू दे दूं 0.2 न्यूटन, तो F2 की भी वैल्यू 0.2 न्यूटन है। तो अगर मैं सेकंड पार्ट यहीं से पूछूं इसका आंसर, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट, मतलब एक चीज बताओ, अगर ये वाला स्फीयर इस पे 0.2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो ये वाला इस पर कितना लगा रहा होगा, सेकंड वाला फर्स्ट पे कितना लगा रहा होगा, उतना ही लगा रहा होगा। तो उसका आंसर तो वही खत्म हो गया। तो इसका आंसर मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक, आंसर वही हो जाएगा 0.2। अच्छा, मैं अब इसको मिटा रहा हूँ। अब फार्मूला आप क्या यूज करेंगे डियर स्टूडेंट, चलिए फार्मूले को यूज करते हैं। वही फार्मूला फोर्स का 1/4πε0 Q1 Q2/r²। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट। बताइए, बात करें फोर्स की वैल्यू 0.2 न्यूटन, ये 9 × 10⁻⁹,
Q1 की वैल्यू कितनी दी है डियर स्टूडेंट 0.4 × 10⁻⁶। देखो नोट किया मैंने। Q2 की वैल्यू 0.8। हाँ याद रहे सिंबल का यूज आप नहीं करेंगे। जब यहाँ वैल्यू पुट किया जाता तो माइनस का सिंबल नहीं यूज किया जाता, समझ गए ना? हाँ ठीक। आगे 10 की पावर क्यों नहीं यूज किया था ये मैंने टॉपिक में पढ़ाया हूँ। यहाँ पे r²। अब एक काम करो, तुम्हें डिस्टेंस ही तो निकालना है दोनों स्क्वायर के बीच का, इसको यहाँ कर दो। आप जान रहे हो ये -6 -12 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पावर निगेटिव ऐड हो जाएंगे, तो -6 -6 -12, और ये 9 है प्लस 9 है, तो कितना आएगा? इन दोनों को तीनों को एक साथ सॉल्व करो, 10 की पावर -3 आएगा, क्योंकि 9 में से 6 जाएगा 3, फिर -6 है। अच्छा ये बताओ 0.4 0.8 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 0.32। नीचे है 0.2। अब अगर सॉल्व किया जाए डियर स्टूडेंट, पहले तो एक काम करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, करो। तो डिनोमिनेटर में करोगे तो ये 2 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में करोगे तो 2 हो जाएगा, न्यूमरेटर में करोगे तो ये 3.2 हो जाएगा, और ये 9 × 10⁻³ इसको कैंसिल करोगे तो 1.6 आएगा। अब देखो ये इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 14.4 आएगा × 10⁻³ अब एक चीज ये बताओ डियर स्टूडेंट, अगर मैं आपसे ये कह दूं r² का आंसर कहीं पे अगर ऐसे आ रहा है, हम आपसे कह रहे हैं इसको सॉल्व करो, तो क्या करोगे? स्क्वायर को इधर ले जाओगे, रूट बन जाएगा। कभी भी याद कर लो डियर स्टूडेंट, रूट में डेसिमल नहीं होना चाहिए। अगर डेसिमल है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है रूट निकालने में। इसको इंटीजर बना सकते हो बहुत आसानी से। कैसे बताओ? क्यों नहीं भाई? कुछ नहीं तो इसको अपान 1 तो लिख ही सकते हो, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ये कितना हो जाएगा? 144। यहाँ भी 10 की पावर 1 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में करोगे ना, तो ये इतना हो जाएगा 144, ये 10 की पावर 1 10 की पावर -3। एक काम करो, अब इसको तुम न्यूमरेटर में ले जाओ, तो पॉजिटिव पावर से क्या हो जाएगा? निगेटिव पावर। अब कितना आसान, देखो 144 का रूट कितना होता है? 12 होता है, और ये 10 की पावर -4 हो गया, -3 -1 -4 हो गया। कितना आसान है। अब देखो 10 की पावर -4 का जब रूट निकालोगे तो 10 की पावर -2 इतना मीटर। ये था आपका डिस्टेंस, नोट करो। चलिए डियर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है डियर स्टूडेंट कि इसमें ये पूछा है, चेक दैट द रेशियो ke² अपॉन कैपिटल G me mp is dimensionless determine the value। आपसे वैल्यू भी निकालने को पूछ रहा है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स को सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। डियर स्टूडेंट यहाँ पे जो k की वैल्यू है वो वही है जो आप फोर्स का फार्मूला पढ़ते थे, ये 1/4πε0 q1 q2/r²। ये फार्मूला पढ़े हो ना फोर्स का, इसमें इसी को k बोलते हैं। यानी मैं चाहूं तो इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूं, इसके प्लेस पे k q1 q2/r²। आपको पता है इस k की वैल्यू कितनी होती है? बताओ कितनी होती है? 9 × 10⁹, और यूनिट इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसको नोट करो। चलो E क्या होता है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। याद है कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 इतना कूलम। ठीक।
आगे कैपिटल जी, इसको कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻⁻11। क्लास 11th में पढ़े होंगे। यूनिट याद है डियर स्टूडेंट, क्योंकि बोर्ड पेपर में ऐसे ही न्यूमेरिकल आ जाते हैं और आप परेशान हो जाओगे। Me का मतलब होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि कितनी होती है 9.1 × 10⁻31 kg। Mp मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, इसको बोलते हैं 1.667 × 10⁻21 kg। इसको नोट करें जल्दी जल्दी। अब डीएस रूट करना क्या है, आपसे बोर्ड पेपर में जब भी ये न्यूमेरिकल आया तो इसकी वैल्यू निकालने को नहीं पूछिए। मतलब अभी कई लड़के क्या करेंगे, इस k की वैल्यू जो मैंने लिखा है यहाँ पे रखेंगे, e की वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ सब, और उनको लग जाएगा कम से कम 5 4 6 7 मिनट तो लग ही जाएगा। और जबकि बोर्ड में वैल्यू निकालने को नहीं पूछता है, ज्यादातर बोर्ड में अक्सर चेक करने को आ जाता है कि आप इसका डायमेंशन यानी यूनिट निकाल के दिखा दीजिए, इसका यूनिट क्या है। तो चलिए मैं वही चेक करने जा रहा हूँ। k की वैल्यू, k का यूनिट बताओ क्या होता है। देखो यहाँ पे यूनिट का मतलब यही न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये k का यूनिट देखो यही यूनिट होता है। e का यूनिट देखो खाली कूलम, तो e का यूनिट कूलम है लेकिन स्क्वायर है ना यहाँ। ठीक, आगे कैपिटल G का यूनिट बताओ डियर फ्रेंड, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आगे बताओ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन केजी, मास ऑफ प्रोटॉन केजी। अब यहां देखो कूलम से कूलम कैंसिल, केजी 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 स्क्वायर हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई है इससे, ये कैंसिल हो जाएगा। न्यूटन न्यूटन से कैंसिल, मीटर मीटर स्क्वायर से कैंसिल। इसका मतलब ये साबित होता है कि इसका कोई यूनिट नहीं बचेगा। अगर इसका यूनिट नहीं बचेगा तब तो ये चीज जो है इसका नो यूनिट, यानी इसको कहेंगे हम लोग डायमेंशन लेस। ठीक, इसका डायमेंशन फार्मूला, और जब किसी का डायमेंशन फार्मूला कुछ नहीं आता तो उसको बोलते हैं n0 l0 t0, ऐसे लिखते हैं, नोट करें। और डियर स्टूडेंट, अगर आप वो वैल्यू जो मैंने सामने लिखी थी, अगर आप उसको लिख के सॉल्व किए होते बोर्ड पेपर में, हालांकि लिख के सॉल्व करने को नहीं आता है, वैसे मैं बता देता हूँ, उसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप वैल्यू k की रखते हैं ये वाला और सब की वैल्यू, तो वो इसको आप सॉल्व करेंगे k² g me × mp, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो मैं बता देता हूँ ये आएगा 2.3 × 10⁻39 अप्रॉक्स। इसका कोई यूनिट नहीं आएगा। ठीक, नोट करें आप जल्दी से। एक क्वेश्चन और डियर स्टूडेंट देखते हैं। क्वेश्चन ये है डियर स्टूडेंट, explain the meaning of statement electric charge of a body is quantized। ये मीनिंग का मतलब बताना है। और वहीं समझ लो बी पार्ट पूछा है, यहाँ ए पार्ट समझ लो, वो बी पार्ट में पूछा है वाई कैन वन इग्नोर quantization of electric charge
डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक लेवल। तो ये है क्वेश्चन डियर, इसको नोट कर जल्दी से। देखिए डियर स्टूडेंट, आपको मैंने बताया था कि जैसे मान लीजिए जब मैं लाइव क्लास जब मैं ऑफलाइन क्लास ले रहा था कोरोना के पहले, तो मैंने आपको क्या बताया था, ये टॉपिक याद होगा आपको, कि अगर मेरे पास एक सिल्क क्लॉथ हो, ऊनी कपड़ा हो, और ये ग्लास रॉड है, ठीक, सिल्क क्लॉथ हो या ग्लास रॉड हो, दुनिया का कोई भी बॉडी, चाहे ये पेन क्यों ना हो, इस पेन का सबसे छोटा टुकड़ा अगर हम कर दें, इसका सबसे छोटा पीस, तो उसको क्या बोलते हैं, एटम। ठीक, एटम क्या होता है, इस पेन का जो छोटा पीस होगा सबसे छोटा, वही एटम। और उस एटम के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये जानते हो ना। अब आप मुझे ये बताओ, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इसका मतलब हर एक एटम में होते हैं, दुनिया के हर एटम में होते हैं, तो क्या ये सिल्क क्लॉथ जो है ये एटम से नहीं बना होगा? तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो होते ही हैं। ये ग्लास रॉड एटम से नहीं बना होगा, एटम से बना, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो होते ही हैं। इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव बोलते हैं, प्रोटॉन को पॉजिटिव, ये जाने रहना। ठीक, तो एक चीज ये बताओ, अगर मान लो इस सिल्क क्लॉथ में ये एक एटम है, एटम के बिना तो कोई चीज बन ही नहीं सकता, तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते मतलब माइनस, प्रोटॉन होते मतलब प्लस। और क्यों दोनों बराबर मैंने बनाए, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं, ये रूल है एटम का। ऐसे बताओ, और बना सकता हूँ, और बना सकता हूँ, ऐसे इसमें भी। ठीक, अभी ये दोनों न्यूट्रल है, मतलब अगर माइनस अगर देखा जाए तो टोटल 3 माइनस है और 3 प्लस है, नेट सम 0 आएगा, न्यूट्रल बॉडी है। ये भी देखो न्यूट्रल बॉडी है, 4 माइनस है 4 प्लस है, न्यूट्रल बॉडी। अब बताने वाली बात ये है कि अगर मैं आपसे ये कह दूं कि इस ग्लास रॉड को इस सिल्क क्लॉथ से रगड़ दो आपस में खूब अच्छे से, मान लो ये ग्लास रॉड और ये सिल्क क्लॉथ, और दोनों को पकड़ के मैं अच्छे से अगर रब कर दूं, तो होगा क्या, होगा यही कि इस ग्लास रॉड में एक्सपेरिमेंटली साइंटिस्टों ने देखा है, ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकलकर कुछ किसमें चले जाते हैं, सिल्क क्लॉथ ना। मान लो 2 लोग निकलकर इसमें आ गए, तो अब इसमें -2 एक्स्ट्रा हो जाएगा, इसका चला जाएगा। अब आप मुझे बताओ, अब इस पे बताओ, अब ये न्यूट्रल है, नहीं न्यूट्रल है, पूछो कैसे। अब तक तुम बताओ, अब तक देखा जाए तो 0 था इसके आने से पहले, लेकिन इसमें 2 माइनस एक्स्ट्रा आ गया है ना, तो इस पे हम कहेंगे कि इस सिल्क क्लॉथ पे 2 माइनस एक्स्ट्रा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो चार्ज की अगर हम बात करें, चार्ज ऑन सिल्क क्लॉथ, तो सिल्क क्लॉथ में कितना चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं यहां से, तो कितने के बराबर, 2e, e मतलब इलेक्ट्रॉन, 2 मतलब 2, तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन जम गए। इसी को आपने पढ़ा। अच्छा, इस पे कितना चार्ज होगा, तो चार्ज ऑन ग्लास रॉड, इसको +2e बोलेंगे और इसको -2e बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिस बॉडी पे जाता है उसको क्या बना देता है, निगेटिव, और जहां से निकल के जाता है उसको पॉजिटिव। अब बात सही भी तो है, आप टोटल सॉल्व करके देखो कितने प्लस हैं, 1 2 3 प्लस है, और माइनस देखो 1 2 3 4 5 माइनस है, तो देखो -2 आ रहा है कि नहीं। और यहां देखो 1 2 3 4 प्लस है, ठीक। और देखा जाए यहाँ शायद मैंने मिटा दिया है, ओवरऑल देखा जाए तो इस पे +2 आएगा। समझ में आया कि नहीं? 4 प्लस है और 2 माइनस है, तो कितना आएगा, +2 आएगा। तो कुल मिला के इस पे +2e चार्ज आएगा और इस पे -2e चार्ज आएगा। इसी को चार्ज का जो फार्मूला होता है आपने पढ़ रखा होगा, चार्ज का जो फार्मूला होता है उसको हम लोग Q से डिनोट करते हैं, और उसका जो फार्मूला होता है आपने पढ़ा होगा +-n × e होता है। अब आप कहोगे ये क्या है सर, तो भाई इसमें जो तुम बता रहे हो कि सिल्क क्लॉथ पे कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2 ना, तो 2 जो है ये, इसी को n बोलते हैं, n, यही है। e मतलब होता है इलेक्ट्रॉन के ही जंप करने से ऐसा हुआ।
अगर इलेक्ट्रॉन इसमें ना जंप करता तो ये नेगेटिव क्यों होता, तुम ही सोचो, और वो पॉजिटिव क्यों होता, तुम ही सोचो। तो कुल मिला के ये n जो है एक इंटीजर होता है, इंटीग्रल पार्ट होता है, और ये E है चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन। और चार्ज का जो आंसर आता है देख लो यहाँ पे सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव आ रहा है, उस पे पॉजिटिव, तो चार्ज का आंसर दोनों आ सकता है, प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है, और इसका यूनिट इतना कूलम। अच्छा अब एक चीज ये बताओ, इसी हेडिंग को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब ये हुआ अगर आपसे कोई पूछे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, तो आप यही बता दो कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है ये चार्ज ये कितना होता है, इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल, ये क्या इंटीग्रल मल्टीपल किसका, ऑफ ई मतलब चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। समझ में आया कि नहीं, तो पूरा कैसे बोलेंगे, चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। यही होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमें ये भी बताता है किसी बॉडी पे कितना चार्ज आ सकता है, ये बताता है। समझ में आया कि नहीं, वेयर n इज एन इंटीजर, ठीक। तो वही वो पूछ रहा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज, किसी भी बॉडी का जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो क्वांटाइज कैसे होता है, इसका क्या मतलब है, यही है, यही आपको बताना है। अच्छा इसमें एक चीज और भी बताना, बी पार्ट। डियर स्टूडेंट एक चीज मैं आपसे ये बता देना चाहता हूं कि जब इलेक्ट्रॉन इसमें जंप किया, ठीक, तो एक बॉडी निगेटिव हुआ, एक बॉडी क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, ठीक। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं ये बॉडी निगेटिव हुआ, ये बॉडी पॉजिटिव हुआ, ये बॉडी कितना निगेटिव हुआ तो -2, ये बॉडी कितना पॉजिटिव हुआ +2 ना। अगर हम इस पूरे सिस्टम का चार्ज जो है, इस पूरे सिस्टम का जो चार्ज है, सिस्टम का, याद है मैं सिल्क क्लॉथ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ग्लास रॉड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूं जिसमें कि दोनों लोग आते हैं। अगर मैं टोटल चार्ज कहूं ऑफ सिस्टम तो कितना बोलोगे, तो बताओ इस पे टोटल चार्ज कितना है, -2 ही, उस पे ये क्या, सिस्टम का टोटल चार्ज अभी भी 0 आ रहा है। बात तो सही है, सिस्टम का चार्ज कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि दो बॉडी को आपस में तुम रब्ड करोगे तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे बॉडी में जाएंगे, है तो सिस्टम में ही ना। अब आप भाई, आप एक घर में रहते हो, एक घर में 10 कमरे हैं, तो आप एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हो तो रहते तो घर ही में हो ना, वही बात यहाँ पे है, रहते तो ओवरऑल घर ही में हो। तो ऐसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें गया तो सिस्टम तो क्या है, कांस्टेंट। तो सिस्टम का जो चार्ज होता है हमेशा कांस्टेंट होता है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। कई बार बोर्ड पेपर में क्वेश्चन पूछ लेता है, व्हाई दी when silk cloth is rubbed with glass rod then the charge on system is constant, why, explain the reason। शायद एनसीईआरटी का नेक्स्ट न्यूमेरिकल यही है, आप चेक कर लो, जो एक्सरसाइज का नेक्स्ट न्यूमेरिकल शायद यही है, उसमें कांसिस्टेंट की बात किया है शायद, ठीक। तो इतना आपको समझ में आ गया डियर स्टूडेंट, हाँ तो ये मैं बता दिया। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, वो यही होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, आता है सेकंड पार्ट। देखो डियर स्टूडेंट, जब कभी ऐसा होने लगे दो बॉडी को तुम आपस में रगड़ दो, ठीक, और उससे 1-2 इलेक्ट्रॉन ना निकले दूसरे बॉडी में, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाए, मतलब यहां से 10, 20, 100, 1000 करोड़ ना निकले, बहुत मिलियन, क्या उससे भी ज्यादा, जिनको तुम काउंट ही ना कर पाओ, तो ऐसे सिचुएशन में इस फार्मूले का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता। क्योंकि अगर आप n की वैल्यू इनफाइनाइट रख दोगे, जिसके बारे में अनडिफाइंड कुछ पता ही नहीं है, तो बताओ आप इस फार्मूले को क्या बताओगे, कुछ नहीं कहोगे, खाली इतना कहोगे कि इस बॉडी से इससे इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन जंप किए हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे इस पे कितना चार्ज आएगा, तो आप क्या कहोगे, जब तुम्हें यही नहीं पता कि कितने इलेक्ट्रॉन जंप किए हैं, बहुत ज्यादा मतलब कुछ नहीं पता। देखो जब कोई चीज बहुत ज्यादा होती, बहुत ज्यादा मतलब हमें ना पता हो, तो उसको अनडिफाइंड हम कह सकते हैं, जब ना पता हो। तो मान लो इससे इलेक्ट्रॉन आपका जंप किया और आपको पता ही नहीं कितना, लेकिन आप इतना जानते हो बहुत ज्यादा, तो आप इस पे चार्ज कितना बताओगे, बता ही नहीं पाओगे, कहोगे इस पे इनफाइनाइट चार्ज है, इस पे इनफाइनाइट चार्ज है। तो इस फार्मूले का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता। वही वो कह रहा है, व्हाई कैन वन इग्नोर, आपसे कह रहा बताओ आप क्यों इग्नोर करते हो, मतलब आप क्यों इसको इंपॉर्टेंस नहीं देते हो, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज।
इलेक्ट्रिक चार्ज का जो क्वांटाइजेशन है, यानी ये फार्मूले को आप इतना इंपॉर्टेंस क्यों नहीं, डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक। मैक्रो का मतलब होता है बड़े स्केल पे, मतलब जब इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा जंप करे। समझ में आया कि नहीं? तो इस पे आप आंसर लिखोगे, देयर इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस प्रोड्यूस्ड ऑन द बॉडी, देयर इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज प्रोड्यूस्ड ऑन द बॉडी, सो वी कैन नॉट गिव इंपॉर्टेंस q इज इक्वल टू एनी। समझ में आया कि नहीं? तब तक के लिए बाय डियर स्टूडेंट, तब तक के लिए इतना ही। समझ में आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, ठीक। तब तक के लिए बाय। कल आपका फिर से ऑफलाइन क्लास रहेगा कोचिंग में, ठीक। तब तक के लिए बाय।